नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट NV शर्मा। फ़र्ज़ कीजिए आप बड़े से रोड पर जा रहे हो और उसमें एक डिवाइडर है बीच में और दोनों साइड से आने जाने के लिए ट्रैफिक बड़ा स्मूथली चल रहा है और इस बीच में किसी ने लाके बैरियर्स खड़े कर दिया या बैरियर्स खड़े कर दिया, जैसे नाकाबंदी के टाइम पे होता है, तो नेचुरली ट्रैफिक फ़्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है और जिससे क्लियर ट्रैफिक नहीं फ़्लो होता है और लोगों को तकलीफ होती है। कुछ इसी किस्म का सिस्टम नेचर ने हमारे बॉडी में दिया है। हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स दो टाइप के होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज हार्ट से बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, जबकि बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर हार्ट में पहुंचाने वाला जो ब्लड वेसल है उसको वेन्स कहते हैं। इनमें अगर ब्लॉकेजेस आ गए तो तकलीफ होती है। जैसे अभी बैरिकेड्स की बात की मैंने, तो वहाँ पर समझ सकते कि फिज़िकल बैरिकेड्स हैं, लेकिन नेचुरल बैरिकेड्स जो है हमारे ब्लड वेसल्स में वो एथेरोक्लेरोसिस हो सकता है, यानी कि स्टिफनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एज के साथ या अदर फैक्टर्स के कारण। देन हो सकता है ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का हो सकता है, या इंजरी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड में क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और इसके लिए हमने स्वास्थ्यम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रोहित गुप्ता, जो कि एक वैस्कुलर सर्जन भी है, इनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सर मैं जैसे कह रहा था कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है और आप एक वैस्कुलर सर्जन हो, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ वैस्कुलर सर्जन? सर सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता स्वास्थ्यम हॉस्पिटल से। सर अगर वैस्कुलर सर्जरी की बात की जाए तो ये इंडिया में बहुत नई ब्रांच है। हमारी स्पेशलिटी को वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जरी बोला जाता है। हम सभी खून की नसों की बीमारियों से अगर कोई पेशेंट ग्रसित है तो उसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में दोनों ही चीज़ें कि वेदर सर्जरी उसको ज़रूरत है तो सर्जरी, या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जो हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, हम उसके द्वारा भी इसका इलाज करते हैं, या दोनों के अगर बेनिफिट्स मिक्स करके हाइब्रिड थेरेपी देना हुआ तो हम वो भी देते हैं। तो इसलिए वैस्कुलर सर्जरी एक अलग यूनिक ब्रांच है मेडिकल फील्ड में, जो एक कंप्लीट है, स्टार्टिंग फ्रॉम पेशेंट को देखने से लेके उनके फॉलो अप तक। वैस्कुलर सर्जन गिव्स देम अ प्रॉपर एडवाइस। मतलब हम कह सकते हैं कि आपका जो प्रैक्टिस है एक यूनिक प्रैक्टिस है। बिल्कुल, वैस्कुलर सर्जरी अपने आप में मेडिकल स्पेशलिटी में एक यूनिक फील्ड है, क्योंकि हम पूरा कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफर कर रहे हैं पेशेंट को उनकी वैस्कुलर डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए एंड फॉलोअप्स के लिए। जैसे हार्ट में कहें तो कई सारे डिजीज होते हैं, किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, पैरों में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वैसे वैस्कुलर डिजीज कॉमन डिजीज कौन से हैं सर? अगर बात की जाए कि वैस्कुलर डिजीजेस कहाँ होती है, दिखती हैं क्या, बहुत पहले बहुत कॉमन क्वेश्चन ये रहता था कि सर इस तरह की तो बीमारियां हमने सुनी ही नहीं, है ना। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर दिमाग को मालूम है तो वो देख पाता है, अगर दिमाग को वो चीज़ मालूम ही नहीं है तो वो देख नहीं पाएगा। हमारे जनरल सर्जरी जब करते थे रेसिडेंसी में, हमें बोला जाता था कि पेशेंट में डीवीटी हो सकता है। डीवीटी इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेन्स का क्लॉटिंग होना। हमने कभी नहीं देखा, 3 सालों में ट्रेनिंग के दौरान कभी नहीं देखा, क्योंकि हमें वो रियलिस्टिक लगता ही नहीं था। लेकिन जब हम वैस्कुलर सर्जरी में जाते हैं, दैट फिगर इज़ रियलिस्टिक। मतलब हर 3 में से 1 हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को डीवीटी हो सकता है। वो कम पैमाने पे रहता है, जो हमने ऑब्जर्व नहीं किया, इसलिए वो अननोटिस चले जाता है। बट ये रिसेंट स्टडीज़ में आया है कि अप टू एवरी 3rd पेशेंट माइट हैव डीवीटी इन देयर वेन्स। मतलब ये ऑब्जर्वेशन में अभी आया है, लेकिन पहले से होता है? पहले से था। तो इसलिए जो चीज़ हमें दिमाग को मालूम नहीं है, हम वो चीज़ देखते नहीं है, है ना। इसलिए हम उसका न टेस्ट कराते हैं, न उससे डरते हैं। बट कई बार हमने देखा है सडन डेथ होती है हॉस्पिटल्स में, विच इज़ ये क्लॉट का कोई थक्का उड़ के नसों में से उड़ के हार्ट में चला गया या लंग्स में चला गया, ब्लॉकेज के कारण सडन डेथ हो सकती है, जो कि एक्सप्लेन नहीं होती है। तो डीवीटी कैन बी वन ऑफ द कॉज। अच्छा, और भी कौन से डिजीजेस हैं कॉमन? अगर डिजीजेस की वेरिकोज वेन सबसे ज़्यादा कॉमन है। मैं बोलूँगा कि महिलाओं में ये ज़्यादा कॉमन है। हर दूसरी या तीसरी महिलाओं को वेरिकोज वेन की शिकायत रहती है। इसे हम पैरों की सूजन से देख सकते हैं। हम देखते हैं कि
घर में किसी न किसी मेंबर को ये कंप्लेंट रहती है कि पैर में सूजन आ रही है, जो शाम तक बढ़ती है और सुबह कम हो जाती है। पैर में सूजन आना अपने आप में एक वीनस डिजीज़ का सिम्टम है। तो ऐसे ही ये पुरुषों में भी कॉमन है, वेरिकोज वेन्स, जिनका लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है, जैसे ट्रैफिक पुलिस, टीचर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, जो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं लेग हैंगिंग के साथ। तो इन सब में क्योंकि वीनस प्रेशर्स बढ़ते हैं, ये डिजीज़ेस कॉमन रहती है। दूसरी कॉमन डिजीज़ है, अगर चलने में किसी को दिक्कत होती है, चलते समय पैर में दर्द हो रहा है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि साफ खून की नस में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, गैंग्रीन जो हम बोलते हैं, है ना। तो गैंग्रीन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं खून की नस बंद है, उसके कारण गैंग्रीन हो रहा है। ठीक है। तो डीवीटी जैसे मैंने बताया, ये एक कॉमन डिजीज़ है। स्ट्रोक हम जो बोलते हैं, पैरालिसिस का अटैक आया, तो इसमें 80% ऑफ केसेस जो ब्रेन की आर्टरी रहती है वो बंद होने के बाद स्ट्रोक आता है। एन्यूरिज्म्स, पेट में अगर खून की नसों का फूलना गुब्बारा आकार की हो जाती हैं, जो कि फट सकती हैं, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ये सभी वैस्कुलर डिजीज़ के स्पेक्ट्रम में आते हैं। अच्छा, अभी आपने जैसा कहा हार्ट की बात की आपने, तो हार्ट डिजीज़ और वैस्कुलर डिजीज़ में क्या अंतर हो सकता है? मतलब है तो दोनों सेम ही ना, सिस्टम एक ही है सर। इसको आसान भाषा में समझें तो ऐसा है, हार्ट एक पंप है और ब्लड वेसल्स पाइपलाइन है। ठीक है। तो प्रॉब्लम पंप में आए या पाइपलाइन में आए, अल्टीमेटली अगर डिस्टल पार्ट को, मतलब आगे वाले पार्ट को साफ खून, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो उसका फंक्शन खराब होगा। जैसे अगर हम समझें कि ऑक्सीजन तो हम नाक से ले रहे हैं, ठीक है, बाकी वो हाथ तक कैसे पहुंचेगी? तो हाथ या कोई भी भाग, हाथ या कोई भी भाग, है ना। तो उसको जिंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन और सब न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हमने खाना तो मुंह से खाया, हजम होने के बाद वो तो लीवर में है, ये यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? तो ये खून की नसों के द्वारा पहुँचता है। और अगर खून की नसें अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर रही हैं, तो इसका डिसफंक्शन आएगा ही। वो किसी भी रूप में, आपको दर्द के रूप में, गैंग्रीन के रूप में, घाव नहीं भरना, ये किसी न किसी रूप में हमें मालूम चलेगा। तो अगर हम ये समझ पा रहे हैं कि ये हो सकता है कि खून की नसें प्रॉपर से काम नहीं कर पा रही हैं, उसके कारण तो ये नहीं है, ये एक सिम्टम हो सकता है। अगर हमें मालूम है या डॉक्टर्स को मालूम है आपके, तो वो तुरंत आपको पास के वैस्कुलर सर्जन के पास रेफ़र कर सकते हैं। जी, हमने जैसे शुरू में कहा सर, हार्ट के दो मेन ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरी से संबंधित कोई डिजीज़ के बारे में आप जानकारी देंगे दर्शकों को? बिल्कुल। जैसे मैं, वैस्कुलर सिस्टम हार्ट से चालू हुआ, हार्ट से साफ खून की नसें जिन्हें हम आर्टरीज बोल रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड न्यूट्रिएंट के साथ पूरा पेरिफेरी तक लेके जाते हैं, मतलब हाथ पैर शरीर के कोने कोने तक वो साफ खून लेके जाते हैं। एक बार उनको न्यूट्रिएंट्स दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, और वहाँ से जो वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मटेरियल्स, वो लेके वापस हार्ट तक आने का काम वेन्स करती हैं। तो आर्टरी में अगर कहीं ना कहीं सिकुड़न हो, तो वो अपना काम ये नहीं कर पाएंगे कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर पाने का। अगर सिमिलरली अगर वेन्स ने नहीं किया, तो बॉडी में सूजन आ सकती है, घाव हो सकते हैं। मतलब ये सिम्टम्स हैं। तो दोनों ही नसों का काम करना और अच्छे ढंग से काम करना ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। जी, तो अगर हम आर्टीरियल डिजीज़ की बात करें, तो उसमें कॉमनली कौन सा पाया गया है सर? कॉमनली सबसे कॉमन है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ जो हम बोलते हैं, जो खून की नसों में प्लाक रहते हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल के या कैल्शियम के प्लाक्स जमने के कारण रहता है। तो धीरे धीरे उम्र के साथ, स्पेशली 45 साल के बाद, वो पेशेंट्स जिसमें ब्लड प्रेशर या शुगर के जो पेशेंट्स हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम नसों में जमते जाता है, जिसके कारण नस धीरे धीरे सिकुड़ते जाती है। नस सिकुड़ती है
तो उसके नीचे के हिस्सों में खून का सप्लाई कम हो जाता है। हम इसको समझें कि अगर हम चल रहे हैं तो पैर की मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, है ना, उनको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। अगर वो काम ज़्यादा कर रही हैं तो उन्हें खून ज़्यादा चाहिए, सब न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन सिकुड़न के कारण वो उतनी मात्रा में पहुंच नहीं पा रहे। तो अगर वो पहुंच नहीं पा रहे तो मांसपेशी काम करना बंद हो जाती है और वो क्रैम्प के रूप में आएगा। तो हम इस टिपिकल पेन को क्लॉडिकेशन बोलते हैं। क्लॉडिकेशन उस तरह का दर्द है, मान लो किसी मरीज को 100 कदम चलने के बाद दर्द हो रहा है, चलने में दर्द हुआ, 100 मीटर के बाद ही आएगा, जब चालू किया था तब नहीं रहेगा। 100 मीटर के बाद उसको वो दर्द आया, 100 मीटर या 200 मीटर, किसी को हो सकता है आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर, दर्द आएगा क्रैम्प जैसा, ऐसा लगेगा कि मसल अकड़ गई है और उसको वहीं खड़ा होना पड़ेगा। थोड़ी देर खड़ा होगा, 5 मिनट, उसको लगेगा नहीं अभी तो ठीक हो गया, अभी चल सकता हूँ, लेकिन फिर वो उतना ही डिस्टेंस चल पाएगा और फिर से दर्द आएगा। ये जो टिपिकल पेन है जो बार बार आ रहा है, इसे हम क्लॉडिकेशन बोलते हैं। ये टिपिकल आर्टेरियल डिजीज का है, मतलब खून की नस सिकुड़ गई है और वो आपकी मांसपेशियों को उतना खून दे नहीं पा रही है जितना चाहिए। तो ये सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं और ये सबसे कॉमन आर्टेरियल डिजीज है। यही अगर इस समय पे नहीं पहचान हो पाई, ये आगे चल के गैंग्रीन में या ऐसा घाव जो कि भर नहीं रहा है, इसका रूप ले लेता है। डिजीज की बात करें हम सर, तो कैरोटिड आर्टरी डिजीज भी है, आर्टरी की बात की आपने, इसलिए बिल्कुल वो क्या होता है? कैरोटिड आर्टरी डिजीज, कैरोटिड आर्टरी हम उस आर्टरी को बोलते हैं जो ब्रेन को सप्लाई करती है। तो जैसा मैंने बताया, एथेरोस्क्लेरोटिक रिस्क फैक्टर्स जो रहते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओल्ड एज, ये सभी में प्लाक जमने के कारण सिकुड़न आती है नसों में। यही सिकुड़न अगर ब्रेन की नस में आए तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई की कमी होगी और उसके कारण स्ट्रोक आ सकता है। सब डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, और ये 80% केसेस में ये कारण रहता है। तो जिस भी पेशेंट को अगर एज के साथ ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं, उन्हें एक कैरोटिड आर्टरी का स्क्रीनिंग टेस्ट या अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं अगर आफ्टर 45-50। एंड टिपिकली उनका सिम्टम रहता है कि कभी बोलने में लड़खड़ाहट आना, आँखों में कई बार अंधेरा सा लगना, या हाथ पैर में थोड़ी देर के लिए झंझनाहट या कमज़ोरी आना। ये वार्निंग साइंस हैं जिसे हम ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक्स बोलते हैं, TIA। अगर ये यूजुअली TIAs 24 घंटे में रिजॉल्व हो जाते हैं। हमें लगता है नहीं ऐसे ही कुछ रहा होगा, ज़्यादा तो सीरियस नहीं है, कैजुअल है, ये तो ठीक हो गया अपने आप, है ना। कई बार वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ खून पतला करने वाली दवाई मिलती है, ठीक हो गए, अब तो मुझे ज़रूरत नहीं, मैं तो ठीक हो गया, फिर वो डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं, है ना। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। बॉडी ने वार्निंग साइंस दी, उसे हमें पहचानना है, और इससे पहले कि कैटास्ट्रॉफिक कुछ एक्सीडेंट हो कि वो सडन जाके मेन आर्टरी बंद हो जाए और एक साइड का पूरा पैरालिसिस हो जाए, उससे पहले उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो जब भी ये ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक्स आते हैं, उनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जब भी आए तो तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें। अगर सोनोग्राफी में या CT स्कैन में, MRI में मालूम चलता है कौन सी नस ब्लॉक है, कितनी ब्लॉकेज है, उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट है। सर एक सवाल जहन में है, शायद दर्शकों के मन में वही बात होगी, यू कैन आंसर दैट बेटर, कि आपने कहा कि ब्लॉकेजेस आ जाते हैं या फिर सिकुड़न आ जाती है, उसको रिलैक्स करने के कोई टेक्निक्स है? जैसे स्टेंट वगैरह एक कॉमन थिंग है, बट मेडिसिन के ज़रिए उसको रिलैक्स किया जा सकता है सो दैट ब्लड फ्लो वापस नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल, सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि होलिस्टिक अप्रोच रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मैं देख रहा हूँ उसी को ठीक, आपकी आदत में सुधार, खान पान में सुधार, मेडिसिन्स फर्स्ट रहती हैं जिनसे हमें अप्रोच करना चाहिए। सिर्फ मेडिसिन से होता है, बाकी वो कब होगा, जब पेशेंट टाइमली आएगा। हमारे यहाँ गलती कहाँ होती है, पेशेंट लेट आता है, लेट आता है, तब फिर मेडिसिन का ऑप्शन
ख़त्म हो चुका रहता है तब फिर हम बोलते हैं कि नहीं, अब हो सकता है आपको स्टेंटिंग की या सर्जरी की ज़रूरत पड़े। तो मेरा यही सलाह रहेगी दर्शकों की, टाइमली जब भी ऐसा वार्निंग साइंस आते हैं, है ना, कभी बोलने में लड़खड़ाहट, सुनने में कुछ एबनॉर्मलिटी या देखने में कुछ धुंधलापन, हाथ पैरों में कमज़ोरी, ये कभी भी आता है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर, इनिशियल स्टेजेस पे देखिए। इनिशियल्स हैं ये जो वार्निंग साइंस हैं, स्पेशली ओल्ड एज पेशेंट्स, स्मोकर्स, इनमें तुरंत आपको कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं ये इससे तो संबंधित नहीं है, मे बी कि वो उससे कंसर्न ही ना हो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे है, रूल आउट करना जरूरी। एग्जैक्टली, रूल आउट करना ज़रूरी है। जैसे आपने कहा सर कि आर्टरी के कुछ डिजीज़ आपने अभी गिनाए और उसके पॉइंट्स बताए, उसी प्रकार वेनस सिस्टम का जो है हमारा, उसमें भी कुछ डिजीज़ आते होंगे। बिल्कुल, कॉमन वेन्स के वीनस डिजीज़ इनफैक्ट ज़्यादा कॉमन है आर्टेरियल डिजीज़ से। अच्छा, वीनस डिजीज़ हम सोचते हैं कि कौन सा ऐसी वेन्स की डिजीज़ है जो हमें दिखती है लेकिन हमें मालूम नहीं चलती। तो सबसे कॉमन है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स हम उस बीमारी को बोलते हैं जिसमें नसों का फूलना देखते हैं हम पैरों में। तो वो दिख सकती है, या तो पैरों में सूजन है, पैरों में फूली हुई नसें दिख रही है, नीली नीली नसें दिख रही हैं, पैरों में भारीपन, थकान, या रात में कई बार नस चढ़ने का प्रॉब्लम रहता है कि रात में हम ज़्यादा खड़े रहे या ज़्यादा बैठे रहे पैर लटका के और क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो ये सभी जो सिम्टम्स रहते हैं ये वीनस डिजीज़ के बारे में रहते हैं। और वेरिकोज वेन्स इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। वेरिकोज वेन्स का जैसे मैंने बताया कि पैमाना हो सकता है, हर दूसरी महिला को वेरिकोज वेन आ सकता है, स्पेशली क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी में यूट्रस बड़ा होता है जिसके कारण वेन्स के ऊपर वो ज़्यादा प्रेशर देता है, और इसलिए वेन्स में जो वॉल्स रहते हैं, वेन्स का क्या फ्लो उल्टी डायरेक्शन में है, मतलब नीचे से ऊपर है, नीचे से ऊपर है, तो वो फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी है। तो नॉर्मली ब्लड को भी गिरना चाहिए, लेकिन उसको रोकने के लिए वेन्स में वॉल्स रहते हैं जो ब्लड को ऊपर तो जाने देते हैं, नीचे आते समय रोकते हैं। ये अगर वॉल्स ठीक से काम नहीं कर पा रहे, किन्हीं में वीक रहते हैं, या जैसे प्रेगनेंसी में मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में प्रेशर ज़्यादा होने से यूट्रस का ये वॉल्स रोक नहीं पाते हैं और वो खुलता है नीचे की तरफ, तो ब्लड का लीकेजेस चालू हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा लीकेज रहेगा उतना ज़्यादा नस हो सकता है आपकी फूले या रप्चर हो सकता है। आगे चल के प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो ये अल्सर का रूप भी रह सकता है। अल्सर मतलब घाव जो कि भर नहीं रहा हो। तो अगर कोई भी घाव भर नहीं रहा है, मान लो 1 महीने से ज़्यादा, तो ये एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, कहीं नसों की शिकायत तो नहीं है। ये कोई सीजन स्पेसिफिक रहता है सर, बारिश में, ठंडी में वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। राउंड द ईयर ये राउंड द ईयर, ये कभी भी हो सकता है, और ये जनरली प्रोग्रेसिव रहता है। वेरिकोज वेन्स के जो स्टेजेस रहती हैं, 6 स्टेजेस रहती हैं, वो उम्र के साथ बढ़ती जाती हैं। तो इसको डायग्नोस कैसे करते हैं सर आप लोग, मतलब चाहे वो आर्टेरियल डिजीज़ हो या वेनस डिजीज़ हो? पहला तो पेशेंट से बात करके उनके सिम्टम्स क्या हैं जान लेते हैं। सेकेंड थिंग है जो हम सोनोग्राफी, जिसको हम डॉपलर बोलते हैं। तो डॉपलर टेस्ट एक ऐसी बेसिक सी इन्वेस्टिगेशन है जो तुरंत हो जाती है, महंगी नहीं है। हमें मालूम चल जाता है फ्लो कैसा है, फ्लो पैटर्न कैसा है, आर्टरी में फ्लो कैसा है, कहीं सिकुड़न है क्या, ब्लॉकेजेस हैं क्या, कितने लेवल के ब्लॉकेजेस हैं, कितना बड़ा ब्लॉक है। वैसे ही वेन्स में कौन से वॉल्स काम कर रहे हैं, कौन से वीक वॉल्स हैं, ठीक है, कितना ब्लड रिफ्लक्स हो रहा है, कितना ब्लड वापस गिर रहा है, ये सभी की जानकारी हमें एक छोटे से टेस्ट सोनोग्राफी या डॉपलर से मालूम चल जाता है, जिसके बेसिस पे हम आगे उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। आपने कहा कि आपका बहुत यूनिक फील्ड है, तो कुछ यूनिक टेस्ट भी, यूनिक ट्रीटमेंट भी है सर? हाँ, एग्जैक्टली। अभी सब जो यूनिक ट्रीटमेंट्स रहते हैं वो डिजीज़ स्पेसिफिक रहते हैं। आज हम सभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कॉमन है एज अ वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन, तो इसमें जो एंडोवैस्कुलर टर्म है, ये खून की नसों में हम सुई और वायर्स के द्वारा, कैथेटर्स के द्वारा जाते हैं और उसको बलून या स्टेंट के द्वारा खोलते हैं। जनरली सर्जन ये काम करता हो ये लोगों के लिए नई बात है, बट
ये स्पेशलिटी की यूनिकनेस इसी में है कि हम दोनों ही तरह का ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। दोनों ही तरह के ट्रीटमेंट का क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है हम पेशेंट्स को समझा सकते हैं, दोनों के पॉजिटिव, एंड देन पेशेंट डिसाइड्स कि कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, है ना। हम गाइड करने के लिए हैं बट पेशेंट चूजेस कौन सा ऑप्शन चाहिए उसे। सर ये तो नए मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है अभी अभी आए, एक 10-20-30 साल हो गए, उससे पहले लोगों को ये प्रॉब्लम्स थे, लेकिन डाइट के ज़रिए वो लोग इसको मैनेज कर लेते थे, तो उसके बारे में आपकी क्या रिकमेंडेशन? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, पहले फिजिकली एक्टिव थे, हाँ, तो ये हाँ, डिजीजेस का पैमाना कम 20-30 किलोमीटर चले जाते थे, बिल्कुल, हाँ, है ना। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, फोन्स टीवी ये सब नहीं थे, तो लोग एक्टिवली खेलते थे, आउटडोर गेम्स ज़्यादा थे। वो तीसरा, हम खाने की चीज़ें वह यूज़ करते थे जो मैक्सिमम घर में बनती थी, हाँ, है ना। तो घर का खाना कभी भी उतना ख़राब नहीं रहता। हम आजकल फास्ट फूड, जल्दी टाइम नहीं है किसी के पास तो फास्ट फूड्स पे आ गए। ये सब कारण ज़्यादा हो गए जिसके कारण ये बीमारियां आज की डेट में ज़्यादा रिलेवेंट हो गई हैं। पहले नहीं, तो अगर यही चीज़ को हम रिवर्स कर दें, हम वापस उन पुराने अच्छे दिनों पे चले जाएं, ये डिजीज़ें अपने आप कम हो जाएंगे। हम पहले सिर्फ त्योहार पे मीठा खाते थे, आज हर रोज़ खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए धीरे धीरे, ये हमारी डाउनफॉल का कारण है। रेडी टू ईट फूड वगैरह। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि वो बीमारियां एकदम से कहीं से आ गई हैं, ये जस्ट हमारी हैबिट्स चेंज हुई है, इसलिए ये ज़्यादा हो गई हैं। व्हाट डाइट वुड यू सजेस्ट सर, आइडियली नॉर्मल पर्सन के? मेरे दोस्त ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमें प्लांट से आए हुए खाने खाने चाहिए, अच्छा, ना कि प्लांट में बने हुए खाना। हाँ, मतलब वेल सेड। हाँ, कि खाना वो हो जो पेड़ों से आ रहा हो, हाँ, लेकिन वो प्लांट से नहीं जो फैक्ट्री से, हाँ, है ना। दूसरा हम प्लांट बोलते हैं फैक्ट्री को। हाँ, हाँ, तो अगर फैक्ट्री से कोई चीज़ आ रही है तो वो शायद आपके लिए ठीक नहीं है, हाँ, लेकिन पेड़ों से आ रही है तो वो आपके लिए ठीक है, नेचुरल प्लांट। नेचुरल। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि Concept. आप खाएं वो जो कि डायरेक्ट आ रहा हो प्लांट से, प्रिजर्वेटिव या ये ना मिले हो, एडिटिव्स ना हो, फैक्ट्री में कुछ रिफाइंड ना किया हो। हाँ, तो जितना नेचुरल हम बोलते हैं ग्रेन्स, और ये जितना नेचुरल रहेंगे उतना हेल्दी आर्टरीज की तरफ रहेंगे। जी। वैसे डॉक्टर्स तो बोलते हैं हेल्थ को लेकर भी कॉशियस रहना चाहिए, नॉन डॉक्टर्स भी ये बात करने लगे आजकल, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट, हेल्थ को लेकर, हाउ डज इट इफेक्ट द डिजीजेस? बिल्कुल, स्वास्थ्यम का कंसेप्ट यही है कि इट शुड बी होलिस्टिक हेल्थ। नाम ही स्वास्थ्यम, नाम ही स्वास्थ्यम। हेल्थ, हम क्या होते हैं, मैं वैस्कुलर सर्जन हूँ तो मैं सिर्फ वैस्कुलर डिजीजेस की हेल्थ देखूँ, न्यूरो सर्जन है वो सिर्फ ब्रेन की देखता है, हार्ट स्पेशलिस्ट अपना हार्ट का देखेगा, किडनी स्पेशलिस्ट अपने किडनी, लेकिन बॉडी तो तब काम करेगी जब ये सब अच्छे से काम करें, एक होलिस्टिक अप्रोच। एग्जैक्टली। तो हमें एज सच सभी चीज़ों के लिए काम करना है, सभी पे इक्वल वेटेज देना है, ठीक है। हमें अच्छी हैबिट्स को फॉलो करना है, अच्छी मतलब चाहे वो एक्सरसाइज से रिलेटेड हो चाहे डाइटरी हैबिट्स हो, एंड एट द सेम टाइम हम मिस करते हैं जो हमारा डेली रूटीन है, जो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफाई, कि हम स्ट्रेस जो एक फैक्टर है आजकल बहुत कॉमन हो गया है। स्ट्रेस हम लेते हैं, मतलब हम कई चीज़ों को अगर छोड़ दें तो उस चीज़ का स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस कम है, आप किसी भी चीज़ में कम्प्लीटली इन्वॉल्व रहेंगे, आप चाहे खाना खा रहे हो, चाहे कुछ पढ़ाई कर रहे हो, चाहे गेम्स खेल रहे हो, आप अगर फ्री हैं, फ्री माइंड से वो खेल रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस के साथ सो भी रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। करेक्ट। तो इसलिए सभी चीज़ें, चाहे माइंड से रिलेटेड हो चाहे बॉडी से रिलेटेड हो, हमें समझना ये है कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें दोनों तीनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, हमारा रूटीन, हमारी हैबिट्स, हमारा माइंड। राइट। तो ये अप्रोच रहनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए। वेल सेड सर, वेल सेड। आपका ये पूरा जो शो था सर, ये अपने आप में एक अच्छा मैसेज था
लेकिन फिर भी आप दर्शकों को कहेंगे कि एक टेक होम मैसेज, तो क्या दोगे आप? हाँ, मैं यही चाहूँगा एज अ वैस्कुलर सर्जन, मेरा टोटल पर्पस यहाँ आने का यही था कि मैं लोगों में अवेयरनेस फैला सकूं खून की नसों की बीमारियों के बारे में, जो कि हमारे समाज में बिल्कुल नहीं जानते हैं कि इस तरह की भी कोई बीमारियां होती हैं। तो अगर आपके चलने में कहीं दिक्कत आ रही है, पैरों में सूजन आ रही है, कोई घाव नहीं भर रहा है, अगर ये 3 चीज़ जो कि मोस्ट कॉमन दिख सकती है, अगर ऐसा कुछ भी है तो नियरेस्ट डॉक्टर या वैस्कुलर सर्जन को कंसल्ट करें। अपनी हैबिट्स में स्पेशली मैं बोलूँगा टोबैको इज़ पॉइजन स्पेशली फॉर ब्लड वेसल्स, तो टोबैको को स्ट्रिक्ट नो है, अवॉइड करें टोबैको एंड स्मोकिंग। तो अगर एक चीज़ कोई यहाँ से इस शो से लेना चाहता है तो मैं बोलूँगा कि टोबैको एंड स्मोकिंग छोड़ दें आज से, ठीक है। और बाकी पैरों का सबसे ज़्यादा रिलेवेंस है आर्टरीज एंड वेन्स के उसमें, क्योंकि आज चल रहे हैं तो आप हेल्दी हैं, है ना, आपका वेलबींग है, क्योंकि अगर आप चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज हम देखते हैं कि रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब पैरों से रिलेटेड है। तो अगर पैर हेल्दी हैं तो आपकी बॉडी हेल्दी है। तो ये अवेयरनेस, ये एक एफर्ट है उसी लिए कि आप अपने पैरों का ख्याल रखें। अगर ख्याल रखेंगे तो हम एम्पुटेशन रेट्स कम कर सकते हैं, है ना। हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड तो बन ही चुके हैं, लेकिन अगर हमने पैर का ध्यान नहीं रखा तो हम एम्पुटेटेड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बन सकते हैं। दैट्स अ वेरी बैड साइन। दैट्स अ वेरी बैड साइन। तो ये हमें आज जागना है और आज उसके लिए काम करना है। तो मैं अपने दर्शकों से यही चाहूँगा, ये सब चीज़ें अपने ध्यान रखें और अवेयर रहें। कोई भी वार्निंग साइन मिलता है तो तुरंत कांटेक्ट करें। Thank you very much, sir. It was a pleasure talking to you. Thank you.